नमस्कार, मैं श्रम मेहता, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। पेश है देश और दुनिया की ताज़ा खबरों का हमारा प्रोग्राम। सबसे पहले बात होगी उस खबर की जो इस समय की सबसे बड़ी खबर है दुनिया भर में। सीरिया में असद शासन का खत्म होना ये एक ऐतिहासिक क्षण है जो पिछले 11 साल की लड़ाइयों का पटाक्षेप इस तरह होगा ये उम्मीद काफी कम थी। फिलहाल सीरिया के विद्रोही जीत गए हैं और बशर अल असद को भागकर रूस में शरण लेना पड़ा है। बात करेंगे सीरिया के हालात पर और क्या है भारत का रुख, इस पर भी होगी बात। साथ ही बात करेंगे कि भारत और सीरिया के आपसी संबंधों की। दूसरी खबर है बांग्लादेश में हो रहे हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के जवाब में भारत ने आखिरकार क्या कदम उठाया है, इस पर भी करेंगे बात। नोएडा के जेवर में बन रहे हवाई अड्डे पर की गई टेस्ट फ्लाइट कैसी रही, ये फ्लाइट, इस पर भी होगी बात। आप पार्टी काफी उत्साहित है दिल्ली चुनावों को लेकर या सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेना चाहती है, ये सवाल आता है दिमाग में, क्योंकि आप पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए जारी की है अपनी दूसरी लिस्ट। जानेंगे क्या है इस दूसरी लिस्ट में। दिल्ली के करीब 44 स्कूल को आज सुबह मिली बम धमकी, जानेंगे विस्तार में इस मामले को। पहली खबर, सीरिया में विद्रोही ने रविवार को राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है, जिसमें बशर अल असद के 54 साल पुराने शासक का अंत हो गया है। विद्रोहियों ने अल रौदा प्रेसिडेंशियल पैलेस में घुसकर असद की व्यक्तिगत संपत्ति लूटी, जिसमें लग्जरी फर्नीचर, गाड़ियां और आभूषण शामिल थे। महल में तोड़फोड़ की गई और असद परिवार की चित्रों को नष्ट कर दिया गया। विद्रोहियों ने जश्न मनाते हुए गोलियां चलाई। एक विद्रोही ने कहा, मैं बदला लेने आया हूं, हमें अविश्वसनीय तरीके से सताया गया है। असद के शहर से भागने के बाद रूस में शरण लेने की खबर आई है। रूसी मीडिया के मुताबिक उन्हें मान्य आधार पर मॉस्को में शरण दी गई है। असद ने देश छोड़ने से पहले सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण का आदेश जारी किया। हयात तहरीर अल शाम यानी HTS विद्रोही समूह ने इस हमले में अहम भूमिका निभाई और दमिश्क पर कब्जा करने में सफल रहा। HTS के नेता ने सीरिया में नई शुरुआत की घोषणा की। सीरिया के विद्रोह नेता अबू मोहम्मद अल जोलेनी ने रविवार को एक ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया। उमैयद मस्जिद में जोलेनी ने कहा, ये जीत मेरे भाइयों क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक है और यह भी जोड़ा कि यह पुराने इस्लामिक राष्ट्र के लिए एक भी विजय है। उन्होंने इस कब्जे को सीरिया की शुद्धि के रूप में बताया और कहा कि ये उन लोगों की मेहनत का परिणाम है जो जेलों में पड़े थे। जेलोनी ने असद शासन की आलोचना करते हुए कहा कि सीरिया ईरानी महत्वाकांक्षाओं का स्थान बन गया था और ये सेक्टेरियनवाद में फैल गया था। उनकी बातों के दौरान मस्जिद में भीड़ जोश से चिल्लाते हुए अल्लाहू अकबर के नारे लगाते नजर आई। HTS जो पहले अल-कायदा से जुड़ा था, 2016 में उससे संबंध तोड़ चुका है और हाल के वर्षों में अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहा है। असद सरकार का पतन 13 साल के भीषण गृह युद्ध के बाद हुआ है, जिसमें विदेशी ताकतों और जिहादियों का हस्तक्षेप रहा और 5 लाख से अधिक लोगों की जानें गई हैं। विद्रोहियों ने अत्याचारों के खिलाफ रैली करते हुए कुख्यात सेदनाया जेल में घुसकर कैदियों को रिहा किया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इस घटना को ऐतिहासिक बताया है। संयुक्त राष्ट्र ने इसे सीरिया लोगों के लिए नई शुरुआत कहा, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप ने इसे रूस का समर्थन को खोने का परिणाम बताया है। भारत ने सीरिया में चल रहे संकट के बीच अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सीरिया की एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के पक्ष में है और सभी पक्षों में सीरिया नेतृत्व वाली राजनीतिक प्रक्रिया को अपनाने का आग्रह किया है। भारत का मानना है कि सीरिया के भविष्य को उसके लोगों द्वारा तय किया जाना चाहिए और यह प्रक्रिया सभी वर्गों के हितों और आकांक्षाओं को सम्मान करती होनी चाहिए। भारत ने सीरिया में अपने दूतावास को बनाए रखा है और भारत समुदाय की सुरक्षा को लेकर सतर्क है। भारत और सीरिया के बीच ऐतिहासिक संबंधों की लंबी परंपरा रही है। 1957 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सीरिया का दौरा किया और उस पर दमिश्क में एक सड़क का नाम जवाहरलाल नेहरू सड़क रखा गया, जो दोनों देशों के बीच मजबूत दोस्ती का प्रतीक है। असद शासन के तहत सीरिया ने हमेशा भारत के कश्मीर मुद्दों पर समर्थन किया है, जबकि अन्य मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान का पक्ष लिया है। सीरिया ने भारत की संप्रभुता का सम्मान करते हुए 2019 में जम्मू कश्मीर में धारा 370 को निरस्त को भी भारत की आंतरिक मामला कहा था। भारत ने सीरिया को आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग भी प्रदान किया है, जिसमें जैव प्रौद्योगिकी, छोटे उद्योग और कृषि क्षेत्र में शामिल है। अगली खबर है, भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के बीच एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम उठाया है। सोमवार को भारत ने अपने शीर्ष कूटनीतिक अधिकारी विदेश सचिव विक्रम मिश्री को बांग्लादेश भेजा। ये भारत का शेख हसीना सरकार गिराने के बाद बांग्लादेश का पहला उच्च स्तरीय दौरा है।
मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली इस अस्थायी सरकार ने हिंदू समुदाय की सुरक्षा प्रदान करने में नाकामी को लेकर आलोचनाओं का सामना किया है। यूनुस ने सरकार के कदमों को आक्रामकता करार दिया है। उनका कहना है कि ये कदम उनके प्रशासन को अस्थिरता करने के लिए है। हालांकि उनके विरोध के बावजूद बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसमें प्रमुख हिंदू धर्मगुरुओं की गिरफ्तारी भी शामिल है। हाल ही में ढाका के पास स्थित ढोर गांव में एक हिंदू मंदिर में आग लगा दी गई, जिसके बाद मंदिर में देखरेख करता बाबुल घोष ने एक शिकायत दर्ज की है। भारत की चिंता ये है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ी है और ये उन्हें सरकार की ओर से सुरक्षा नहीं मिल रही है। बांग्लादेश के अस्थायी प्रशासन ने धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर काफी आलोचना झेली है। भारत ने बांग्लादेश से यह भी अनुरोध किया है कि वो इन धार्मिक नेताओं की गिरफ्तारी में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करे। भारत और बांग्लादेश के बीच विदेश कार्यालय परामर्श के तहत होने वाली इस बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस कूटनीति और सांप्रदायिक संकट के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी है। ये बयान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के एक नेता की टिप्पणी में जवाब आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि बांग्लादेश की सेना भारत के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर सकती है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी प्रतिक्रिया में कहा, बांग्लादेश के कुछ नेता दावा कर रहे हैं कि वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कब्जा करेंगे। क्या हम सिर्फ लॉलीपॉप लेकर खड़े रहेंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। अगली खबर है, नोएडा के जेवर में स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने सोमवार को इंडिगो की टेस्ट फ्लाइट की सफल लैंडिंग के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। ये एयरपोर्ट अप्रैल 2025 को वाणिज्यिक उड़ानें शुरू करेगा, जो दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के बाद एनसीआर का दूसरा प्रमुख विमानन केंद्र बनेगा। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली टेस्ट फ्लाइट में केवल क्रू मेंबर्स थे। फ्लाइट ने 1.5 से 2 घंटे तक हवा में रहने के बाद रनवे पर सुरक्षित लैंड किया। इस लैंडिंग का स्वागत वाटर सैल्यूट के साथ किया गया। लगभग 3.9 किलोमीटर लंबा रनवे स्विट्जरलैंड के जूरिखा एयरपोर्ट अथॉरिटी के सहयोगी से डिजाइन किया गया है। एयरपोर्ट हर साल 1.2 करोड़ यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा, जिसका विस्तार 7 करोड़ यात्रियों तक किया जाएगा। परियोजना का क्षेत्रफल 1334 हेक्टेयर है और ये उत्तर भारत के प्रमुख पर्यटन व धार्मिक स्थलों के लिए प्रवेश द्वार बनेगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ने इसे महान उपलब्धियां बताया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 13 मौजूदा विधायकों के नाम हटाए गए हैं। पार्टी ने अब तक कुल 31 उम्मीदवारों की घोषणा की और 16 मौजूदा विधायकों को टिकट नहीं दिया। हटाए गए विधायकों में नरेला, तिमारपुर, आदर्श नगर, मुंडका, चांदी चौक, जनकपुरी, बिजवासना, पालम, जमपुरा, देवली, त्रिलोकपुरी, कृष्णानगर, शहादरा और मुस्तफाबाद के विधायक शामिल हैं। इस बार 2 प्रमुख नेताओं मनीष सिसोदिया और राखी बिरला को अपनी मौजूदा सीटों से हटा दिया गया है। सिसोदिया अब जमपुरा से चुनाव लड़ेंगे, जबकि पटपड़गंज सीट पर अवध ओझा को उम्मीदवार बनाया गया है। आपने यह कदम एंटी इनकम्बेंसी को ध्यान में रखते हुए उठाया। पार्टी ने नए चेहरे को उम्मीदवार बनाने का निर्णय लिया है, ताकि लोगों का विश्वास फिर से जीता जा सके। भाजपा ने आपको इस कदम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आरोप लगाया है कि पार्टी के नेता डर के कारण चुनाव से बाहर हो रहे हैं। दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को समाप्त होगा और आप आगामी चुनाव में चौथे कार्यकाल की उम्मीद में हैं। दिल्ली के 44 स्कूलों को सोमवार सुबह बम धमकी के ईमेल मिले, जिसमें $30,000 की फिरौती की मांग की गई थी। ईमेल में दावा किया गया कि स्कूल में छोटे बम लगाए गए हैं, जो ज्यादा नुकसान नहीं करेगा, लेकिन कई लोगों को घायल कर सकते हैं। इस घटना के बाद डीपीएस, आरकेपुरम, जीडी गोयनका, मदर मेरी स्कूल, ब्रिटिश स्कूल, सालवान पब्लिक स्कूल और कैम्ब्रिज स्कूल सहित कई संस्थानों ने छात्रों को तुरंत घर भेज दिया। दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद धमकी को झांसा करार दिया और किसी भी संदिग्ध वस्तुओं के नहीं मिलने की पुष्टि की। प्रारंभिक साइबर जांच में पता चला कि ईमेल अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित यूटिका से एक वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए भेजा गया था। प्रॉक्सी सर्वर और वीपीएन तकनीक के उपयोग के कारण मेल भेजने वाले को ट्रेस करना चुनौतीपूर्ण है। इस घटना पर मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में असफल होने का आरोप लगाया है। पुलिस का मानना है कि इस तरह की धमकियां अक्सर दहशत फैलाने के लिए दी जाती है। घटना ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे और भी खबरों को देखने के लिए
हमारे चैनल को और इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।